तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग और ली युवान ये काफ़ी तेज़ी से भागते हैं। पर इस दौरान यहाँ पर ब्लड एंसेस्टर प्रकट होते हैं और पूरे स्पेस को ही सील कर देते हैं। अब आगे, अब वांगलिंग जानता था कि ये कुछ कर नहीं सकता है, तो ये अपने थर्ड आई को फाइनली खोल देता है और एक पंखे के समान रेड लाइट बाहर निकलती है और इसको ये ली युवान की तरफ बढ़ाता है। ली युवान के आसपास जो फोर्स उसे पकड़ के था वो ढीला हो जाता है। अब ली युवान क्योंकि ये आज़ाद हो जाता है, तो ये तुरंत ही इसका जो टेक्निक था एनहाइलेशन रेस्ट्रिक्शन हार्ट उसे एक्टिवेट कर देता है। और इस दौरान जो ब्लड एंसेस्टर थे, जिन्हें हम फिलहाल रेड शैडो भी कह सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। पर यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और इन्होंने जो पूरा एरिया को ट्रैप किया था वो फाइनली आज़ाद हो जाता है। पर ली युवान इस पावर को यूज़ करने के बाद काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। अब जिस फ्रैगमेंट पर ये लोग थे ये पूरी तरह से हिल रहा था। वांगलिंग और ली युवान ट्रांसफर एरे के अंदर एंटर करते हैं और वांगलिंग और भी ज़्यादा फोर्स यूज़ करता है ताकि ये ट्रांसफर एरे और आसपास का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाए। वांगलिंग गायब हो जाता है। इधर ब्लड एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी गुस्से में थे। ये अपने पैर को ज़मीन पे पीटते हैं तो बचा हुआ जो फ्रैगमेंट था वो भी ख़त्म होने लगता है और ये बोलते हैं कि वांगलिंग इस बार तो ठीक है, बट अगली बार नहीं बच के जाओगे। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, किसी और फ्रैगमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर स्पेस होल खुलता है और वांगलिंग लीवान बाहर आते हैं। वांगलिंग हैरान था कि ब्लड एंसेस्टर ये यहाँ पर कैसे। वांगलिंग और लीवान दोनों कल्टीवेट करने लगते हैं। अब ये सोचता है कि अगर मैं याओ ज़िक्सियो को ब्लड एंसेस्टर को वापस कर दूँ तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे। फिलहाल ये अपने बैग में से जहाँ पर इसने एक रेस्ट्रिक्शन बना के रखा था वहाँ से याओ ज़िक्सियो को बाहर निकालता है। याओ ज़िक्सियो लोटस पोजीशन में बैठी हुई थी, अपनी आंखें खुलती और कंफ्यूज हो जाती है। न तो ये खुश थी न तो गुस्सा थी और फाइनली बोलती है, मैं तुम्हारे अंदर डर देख सकती हूँ। वांगलिंग इस लड़की को देख रहा था और अब ये कहती है क्योंकि अपने फादर के औरा को ये फील कर लेती है कि तुम ऐसा तो नहीं चाहती हो कि तुम मुझे छोड़ दो और मैं फादर से बोलूँ कि तुम्हें ना मारे, बट ऐसा होगा नहीं। वांगलिंग कहता है, मतलब मैं तुम्हें छोड़ूं या ना छोड़ूं, मेरा एक ही किस्मत है तुम्हारे हिसाब से। अब वांगलिंग को गुस्सा आता है, ये एक और रेस्ट्रिक्शन बढ़ा देता है और याओ ज़िक्सियो को दोबारा से रख देता है। वांगलिंग फिलहाल क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शन बना के था तो ली युवान देख नहीं पाता है कि वांगलिंग कर क्या रहा था। अब ली युवान इससे बोलता है कि ब्रदर जू वो कौन था। ये ब्लड एंसेस्टर की बात कर रहा था और इसके बारे में वांगलिंग बताता है कि ये पुराना मेरा दुश्मन है। और लीवान बताता है कि मैं जो एनहाइलेशन रेस्ट्रिक्शन यूज़ करता हूँ बस 4th लेवल तक यूज़ कर पाता हूँ और मेरे हिसाब से उस बंदे का पावर लेवल निर्वाणा शैटरर से ऊपर होगा। आराम से वो निर्वाणा क्लिंजर लेवल के आसपास होगा। और आपका इतना बड़ा दुश्मन, काश मेरा एनहाइलेशन रेस्ट्रिक्शन 7th लेवल पे होता तो शायद मैं उसे संभाल पाता और शायद उसे सील भी कर पाता। अब जो ली युवान था वांगलिंग से इसका पपेट मांगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल क्रैक्स थे और ये जो स्पेशल क्रैक थे इन्हें डिवोर करने की कोशिश करते क्योंकि वो ब्लैक होल के जैसे होते हैं। अब एक बार तो ऐसा होता है कि ली युवान और पपेट दोनों को एक स्पेस होल डिवोर करने लगता है, बट वांगलिंग माउंटेन पेंटिंग को यूज़ करता है और इन्हें बचाता है। और अब पूछता है ली युवान भी कि आपको पता है ये जगह कौन सी है। इस समय ली युवान काफ़ी एक्साइटेड था और बताता है कि सेलेस्टियल्स ये बैग स्टोरेज बैग वगैरह यूज़ नहीं करते, वो स्पेस में एक स्पेस बना लेते हैं जहाँ पर वो अपने सामान को रखते हैं। तो ये किसी सेलेस्टियल का वैसे ही स्पेस है। अगर वो मर भी जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें खोलना थोड़ा मुश्किल होता है। अब वांगलिंग भी चौंक जाता है कि आप ये बोल रहे हो कि हमारा जो करंट लोकेशन है हम किसी सेलेस्टियल के स्टोरेज स्पेस में हैं। लीवान हंसता है और कहता है बेशक, लेकिन ये स्पेस थोड़ा अनस्टेबल हो चुका है, तभी तो हम यहाँ पर एंटर कर पाए, मतलब किसी गलती से। तो वांगलिंग के दिमाग में आइडिया चलता है कि मतलब बाहर में कोई ज़्यादा परिवर्तन ना हो तो ये जगह डिस्ट्रॉय नहीं होगा जब तक कि हम यहाँ पर कुछ बड़ा ऐसा ना करें। मतलब इस जगह पर इसके हिसाब से ये ब्लड एंसेस्टर को ट्रैप कर पाएगा। ये आइडिया आता है ली युवान की आंखों में एक वो तारीफ वाला भाव था वांगलिंग के आइडियाज़ को देखकर कि भाई निर्वाणा शैटरर लेवल, मतलब फर्स्ट लेवल के लोगों के लिए तो वो गॉड लेवल के माने जा सकते, उस बंदे से भी ये बंदा फाइट करने के लिए प्लान बना रहा है। बट फिर भी ये एक मैडनेस था, लेकिन एक समय में इंजीनियस आइडिया भी था और सर ये सक्सेसफुल हो सकता है अगर प्लान सही चले तो। वांगलिंग कहता है बट मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, उसके बदले में जब ये सब मामला खत्म हो जाएगा तो मैं जरूर आपको रिवॉर्ड करूंगा। लीवान कहता है थैंक्स मत बोलो, आपने मेरे फैमिली की जान बचाई है। लीवान तैयार था बट बोलता है कि पहले हम स्टोरेज स्पेस को अच्छे से देख लेते हैं, यहाँ पर हमें कुछ ट्रेजर्स भी मिल सकते हैं और उसके बाद मैं बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस अलग से लगा दूंगा ताकि जैसे ही जब ब्लड एंसेस्टर आए तो ये एरिया पूरा कोलैप्स कर जाए। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। फिर जो स्पेस था यहाँ पर पेड़ भी उगे हुए थे, सभी चीज़ था, मतलब एक समझ लो जमीन के जैसा था, आसमान भी था, सब चीज़ था।
और अब ये आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इन्हें 3 वैलीज देखने को मिलती। अब एक वैली के करीब ये बढ़ते हैं और जहाँ पर उसका शुरुआत हो रहा था वहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन था। अब ली युवान यहाँ के रेस्ट्रिक्शन को तोड़ता है और आगे बढ़ने ही वाला था, बट वांगलिंग इसे रोकता है और ये अपने सेलेस्टियल गार्ड को आगे भेजता है। अब गार्ड जैसे ही जाता है यहाँ पर जो धुंध था वो तीर के समान बदलने लगते हैं और गार्ड पर अटैक करते हैं। इवन सेलेस्टियल गार्ड की बॉडी बहुत पावरफुल होती है, फिर भी ऐसा टन टन की आवाज़ आ रही थी और उसे पीछे हटना पड़ता है। ली युवान को समझ में आता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था यहाँ पर। अब इस बार सेलेस्टियल गार्ड फिर से आगे बढ़ता है, बट एक पंच मारता है जैसे स्पेस बन जाता है धुंध के आसपास। और इस मौके का फायदा उठाकर ली युवान और वांगलिंग दोनों एंटर कर जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ली युवान यहाँ पर साउथ के डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एरिया कोलैप्स करेगा। इधर वांगलिंग थंडर पावर को कंडेंस करके आगे बढ़ता है। फिलहाल यहाँ पर एक और रेस्ट्रिक्शन का लेयर था जैसे वांगलिंग और ली युवान डिस्ट्रॉय करते हैं, धुंध गायब हो जाता है और जो सीन इन्हें देखने को मिलता है ये देखते रह जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें थी, जैसे पहला इन्हें एक छोटी सी तलवार दिखती है और दूसरा बीस्ट स्कल्स थे, बीस्ट की खोपड़ियाँ, वो भी 8। वांगलिंग समझता है कि ली युवान को वो तलवार पसंद है तो ये मान जाता है, तो ये 8 स्कल्स को लेने के लिए पड़ता है। वांगलिंग इसे लेने के बाद चौंकता तो है बट एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लेता है। पहले वैली को ये पार करते हैं और सेकंड वैली की तरफ अब आगे बढ़ते हैं, बट यहाँ पर 5 किलोमीटर ही आगे बढ़ जाते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलता है और यहाँ पर इन्हें क्रैक्स दिखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्रैक्स थे और ली युवान को कुछ समझ में नहीं आता। वांगलिंग यहाँ पर माउंटेन रिवर स्क्रीन को यूज़ करता है और क्रैक्स को गायब ही कर देता है। सेलेस्टियल गार्ड फिर से एक पंच मारता है और इस पंच के सहारे ये दोनों आगे बढ़ते हैं, बट फिर से क्रैक्स आने लगते हैं जो कि वांगलिंग को डिवोर करना चाहते थे। फिलहाल ये स्केप स्पेल यूज़ करता है और यहाँ से आगे बढ़ता है जो कि इसे ओल्ड डेमन ने दिया था डेमन स्पिरिट लैंड में। वांगलिंग 5 किलोमीटर आगे आ जाता है और दूर से ये ली युवान को देखता है। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद एक रेस्ट्रिक्शन बनाता है जो कि 14 भाग में बढ़ता है और जब रेस्ट्रिक्शंस आगे बढ़ते हैं तो स्पेस में जो होल हो रहे थे इवन जमीन में वो इन्हें गायब कर देते हैं। फिर ये आगे बढ़ता है और अब आगे बढ़ते बढ़ते ये थर्ड आई की टेक्निक को यूज़ करता है और यहाँ पर एक डेविल शैडो था, बट फिलहाल ये वांगलिंग का पीछा नहीं करता है। आगे में से एक लाइट स्क्रीन मिलता है, ऐसे ये टच करता है लिंग टियानो के स्वॉर्ड एनर्जी को एक्टिवेट करता है बट अंदर नहीं भेजता है और ये काफ़ी फास्ट होता है। वांगलिंग लाइट स्क्रीन के आर पार निकल जाता है। थर्ड आई के पावर को फिलहाल ये यूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि लंबे समय से यूज़ कर रहा था। यहाँ पर इसे बहुत सारे स्केलेटन्स देखने को मिले यानी कंकाल, और जिसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगे हुए थे। जमीन पर 8 तलवार भी धसे थे यानी किसी एक ही सेक्ट का रहा होगा। वांगलिंग यहाँ पर भी एक बीस्ट का स्कल दिखता है, उसकी तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही आगे बढ़ता है वो जो 8 तलवारें थी इसकी तरफ बढ़ने लगती है। वांगलिंग यहाँ पर स्टॉप स्पेल को यूज़ करता है और इस मौके का फायदा उठाकर ये बीस्ट बोन की तरफ बढ़ता है। और इस समय सीन कैसा था कि जो डेविल शैडो था उसे ये देख नहीं पा रहा था, लेकिन एक कोल्ड ऑरा अपने आसपास फील करता है और ये दिमाग लगाता है कि जैसे वो डिवोर करने आएगा तब मैं अपना पावर यूज़ करूँगा। और जैसे वो चीज़ डिवोर करने आती है ये अपने कर्मा विप को यूज़ करता है और स्पेस में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। इसके आसपास की जो कोल्ड ऑरा थी वो मानो छटने लगती है और फिलहाल ये बीस्ट बोन को उठा लेता है और बैग में रख लेता है। और इस दौरान क्योंकि इसने 8 तलवारों पे स्टॉप स्पेल यूज़ किया था तब तक वो फ्री हो जाते और वांगलिंग का पीछा करते और वो जो डेविल शैडो था वो भी काफ़ी होशियार था। इधर ये 8 तलवार एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाने लगते, वांगलिंग को घेरने लगे थे और जिस बीस्ट बोन को इसने उठाया था वहाँ से एक हरा धुंध निकलता है और जो कंकालें पड़ी थी मानो उनके अंदर से एक ऑरा निकल रही हो और वांगलिंग की तरफ वो भी बढ़ते हैं और जो कीड़े मकोड़े थे उनका भी सेम हाल था। अब इसको भागने का कोई रास्ता मिलता नहीं, दिमाग ये लगाता है कि सीधा पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है, अपने थंडर पावर को यूज़ करता है। ली युवान को दिखाया जाता है जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पे था और वांगलिंग को आते हुए देखता है, चौंक जाता है। इसे क्या पता था अंदर क्या हुआ है। फिलहाल जो पहाड़ था वो भी पूरी तरह से गिरने वाला था। अब क्योंकि इसके बगल में सेलेस्टियल गार्ड था जो कि वांगलिंग से कनेक्टेड था, वो तुरंत ही पहाड़ पे एक पंच मारता है। ली युवान समझ जाता है ये सब वांगलिंग का प्लान है कि भाई ये फेलो कल्टिवेटर जू, क्योंकि जूम नाम ही जानता है यहाँ पे, ये गजब ही है। सेलेस्टियल गार्ड यहाँ पर पूरे पहाड़ को ही उठा देता है, बस 10 फीट उठा पाता है और इस मौके का फायदा उठाकर वांगलिंग इस पार आ जाता है। लेकिन वो कीड़े मकोड़े वो ग्रीन मिस्ट इसका पीछा करते हैं। अब सेलेस्टियल गार्ड पहाड़ को छोड़ देता है। अब जैसे ही पहाड़ फिर से जमीन पे गिरता है जमीन में दरारें आने लगती है और इसमें वो कीड़े मकोड़े जो भी थे वो दब जाते हैं। डेविल शैडो का क्या हुआ किसी को नहीं पता चलता है, लेकिन इसकी वजह से जो तीसरी वैली थी उस पर भी इम्पैक्ट आता है। थर्ड वैली से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लाइट बाहर निकलते हैं। अब फिलहाल ये दोनों
तीसरे वैली की तरफ बढ़ते हैं। वांगलिंग का मेन गोल था वो जो एंशियंट गॉड लेदर इसने देखा था, आर्मर, जो कि एक पहले समय में इल्यूजन के समान था, लेकिन उसे मालूम था अगर शीशे में दिखा है तो कहीं ना कहीं होगा, तो शायद वो थर्ड वैली में हो। वो इसका अंदाजा था। इधर सेलेस्टियल गार्ड क्योंकि काफ़ी और यूज़ कर चुका था, तो वांगलिंग के शैडो में मिक्स हो जाता है ताकि रिकवर कर पाए। तीसरा जो वैली था वो पहले से थोड़ा डैमेज था। वैली के अंदर में एक टेम्पल दिखाई देता है जो कि डैमेज था, दरवाजे भी नहीं थे, अंदर में दो कंकालें दिखती है जिनमें से एक ने वही एंशिएंट गॉड का लेदर आर्मर पहना था। दूसरा वाला जो स्केलेटन था उसके बॉडी से गोल्ड पावर यानी थोड़ा पीला पीला चमक रहा था, और इसने एक पावर से शायद पहले वाले स्केलेटन को शायद मारा था। तो अंदाजा यही था कि दोनों का फियर्स बैटल हुआ होगा और दोनों मारे गए। वांगलिंग पहुंच चुका था, लेदर आर्मर को ये टच करता है, एंशिएंट गॉड आर्मर को ये रख लेता है, और एक अलग ही इसको बुरी फीलिंग फील होती है, मतलब जिसके भी चमड़ी से बनाया गया था ये। इससे पता चलता है इसका जो भी ओनर रहा होगा वो कितने पावरफुल रहे होंगे। ली युवान दूसरे स्केलेटन के पास पहुंचते हैं। वो उस बंदे के गोल्डन फिंगर्स को देखते हैं और एक एक फिंगर्स को उखाड़ लेते हैं, और इस दौरान वांगलिंग से कहते हैं कि ब्रदर जू उधर देखो। दोनों टेम्पल के अंदर देखते हैं। अब ये जो मंदिर था ये दो भागों में, दो फ्लोर में बटा हुआ था। पहले फ्लोर पे कुछ नहीं था, नक्काशियां बनी हुई थी 9 के आसपास, वही लटके हुए दिखाई देती हैं। और ली युवान सोचता है कि भाई ऐसा बंदा भी हो सकता है, मतलब हर एक पिक्चर के मानो एक स्टोरी हो। और ये जो मूर्तियां थी समझ लो किसी के मानो 4 हेड के ऊपर बनाई गई थी जिसके 8 स्टार्स थे। बेसिकली उस बंदे पर ये कई सारे सेलेस्टियल्स अटैक कर रहे थे। वांगलिंग तो देख के समझ जाता है कि कोई 8 स्टार का एंशिएंट गॉड था जिस पर इन लोगों ने अटैक किया था, क्योंकि एंशिएंट गॉड्स के बारे में फिलहाल बहुत कम लोग जानते हैं। एंशिएंट गॉड विलुप्त हो चुके हैं। अब ये सेकंड फ्लोर पे एंटर करता है। यहाँ पर एक येलो पेपर दिखाई देता है और कुछ ब्रशेस। तो इतना तो साफ था कि जो भी बंदा रहा होगा ये इस जगह का ओनर, उसे पेंटिंग्स बहुत पसंद थी। अब यहाँ पर कुछ नोटेट भी था। 16वां साल था, 27वां एरा सेलेस्टियल रियल्म का। तो उस समय फर्स्ट वॉर हुआ था एंशिएंट ऑर्डर और सेलेस्टियल रियल्म के बीच में, और हम जीत गए थे। एंशिएंट ऑर्डर के बारे में हो सकता है आपको पता हो, मैंने पहले बताया, तो कमेंट में लिखना ना भूलें कि एंशिएंट ऑर्डर क्या चीज़ है। और ये बंदा फिर लिखता है कि मेरा मैजिकल ट्रेजर लेकिन टूट गया था, तो मुझे उसको रिफाइन करना पड़ेगा, और क्योंकि मैंने बैटल में अच्छा किया था तो मुझे ये चमड़ी मिली थी, तो मैंने इसका एक लेदर आर्मर बना लिया था। फिर उसी में मेंशन था 19वां साल, 27वें एरा का सेलेस्टियल रियल्म का। एक बड़ा चेंज आता है। सेलेस्टियल एम्परर मानो पागल हो गए और आसमान की तरफ इशारा करते हुए मर जाते हैं। मैंने सब चीज़ पर्सनली देखा था। और ये बंदा लिखता है कि जब से मैं सेलेस्टियल बना था मैं इतना कभी नहीं डरा था, इवन जब मैंने एंशिएंट गॉड से फाइट किया था तब भी। पर उस समय मैं भी डर गया था, मैंने कुछ ऐसा देखा जो कि नहीं देखना चाहिए था। जितने सेलेस्टियल ने बैटल किया बस मैं बच पाया, लेकिन 2 आंखें मानो मुझे फॉलो कर रही थी। जो मैंने देखा था मैंने बना दिया। हैंड राइटिंग जो थी, ये बंदा जो लिख रहा था लास्ट में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, मतलब ये बंदा बहुत डरा हुआ था। इसने लिखा था कि मैंने बनाया तो, पर मैंने क्या बनाया मुझे भी नहीं पता, मतलब क्या पेंट किया। वांगलिंग सीरियस हो जाता है, थोड़ी देर सोचता है, ब्रश को उठाता है। इसके थ्रू ये फील करना चाहता था कि यहाँ पर जिस बंदे ने ये चीज़ बना रहा था, जिस सेलेस्टियल ने, उसके साथ क्या हुआ था। ब्रश को ये पकड़ता है, आंखें अपनी बंद कर लेता है और उसके हिसाब से ये लिखना शुरू करता है। इसे फील होता है कि वो सेलेस्टियल क्या फील कर रहा था, और वांगलिंग भी एकदम वैसा ही कंफ्यूज हो जाता है, बेचैन हो जाता है, क्योंकि वो जो औरत थी इस रूम में आज तक थी। अब वांगलिंग सेकंड फ्लोर के खिड़की से बाहर देखता है और ये सोचता है कि लगता है सेलेस्टियल इस चीज़ को लिखने के बाद लगता है यहाँ पर कोई और आ गया था, तो उसने बाहर देखा होगा। पेपर को वांगलिंग अब जला देता है, सेकंड फ्लोर से नीचे उतरता है, और लीवान अभी भी पेंटिंग्स को ही देख रहा था और उतार रहा था। वांगलिंग इसे बताता है कि पेंटिंग्स कहाँ स्टोर कर रहे हो उसके बारे में सोच लेना, बाहरियों को नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा मैटर हो सकता है। लीवान समझता है और हाँ में सर हिलाता है। लीवान बोलता है यहाँ पर और भी ट्रेजर्स हो सकते हैं, आप देखना नहीं चाहोगे। वांगलिंग इधर बेचैन था, वो बोलता है आप देखो, क्योंकि वांगलिंग के दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि सेलेस्टियल रियल्म तबाह क्यों हुआ, क्योंकि इसके हिसाब से ट्रेजर्स तो यहाँ पर बहुत कम बचे हैं, जो थे उसे मिल ही चुके हैं, जैसे बीस्ट बोन वगैरह, और वो भी शायद टूटा फूटा ट्रेजर है जिसको बेसिकली ये बंदा शायद रिफाइन करने की बात कर रहा था। ये उसी का ट्रेजर रहा होगा। इधर लीवान वांगलिंग की तरफ देखता है कि मुझे यहाँ पर एक एग्जिट गेट बनाना पड़ेगा ताकि जब ये पूरा स्पेस को हम कोलैप्स करवाएं तो यहाँ से निकल सके। अब फिलहाल वांगलिंग के पास 9 बीस्ट बोन्स थे, 8 पहले मिले थे एक बाद में, तो उन्हें ये स्टडी करता है और इस दौरान 1 महीना गुजर जाता है। और लीवान वो जो 8 तलवारें थी उन्हें अब कंट्रोल करने लगा था, और जो भी एरिया थे इन 1 महीनों में लीवान वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा चुका था। इसे मजा आ रहा था ब्लड एंसेस्टर के खिलाफ फाइट करने में।
वांगलिंग से भी ज्यादा, कि भाई बड़े बंदे से फाइट करना है, मजा तो आएगा, ये ऐसा सोच रहा था। इसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो अलग था, खास करके रेस्ट्रिक्शंस में। और इसे ये भी मालूम था कि ब्लड एंसेस्टर मरेंगे नहीं, तो वांगलिंग तो मरेगा, साथ में ये भी मरेगा। अब एक दिन की बात है, ये लौटता है वापस और वांगलिंग से बात करता है कि ब्रदर जो 1465 टोटल पॉइंट्स है, तो मैंने वहाँ वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। बस आपको रेस्ट्रिक्शन बॉल को एक्टिवेट करना है और ये पूरा एरिया ध्वस्त हो जाएगा। और वांगलिंग को ये रेस्ट्रिक्शन बॉल दे देता है। वांगलिंग भी से शुक्रिया बोलता है। अब ली युवान थोड़ा सीरियस था और बोलता है कि ब्रदर जो मेरे पास एक मेथड है कि आपको ब्लड एंसेस्टर शायद ढूंढ ही ना पाए। आपको एक गुफा में छिपना पड़ेगा और बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। तब तक ब्लड एंसेस्टर इन चीज़ों को भूल चुका रहेगा। वांगलिंग स्माइल करता है कि अगर कोई और रास्ता नहीं मिला तो हम वही करेंगे। अब ली युवान वांगलिंग को एक जेड देता है जिस पर इनके फैमिली का जो एनाइलेशन रेस्ट्रिक्शन था वो था, और ये बताता है कि एनाइलेशन रेस्ट्रिक्शन का हार्ट तो आपको मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो आपको मेरे फैमिली जाना पड़ेगा, वहाँ टेम्पल में ही आप उसे इनहेरिट कर पाओगे। लेकिन इसमें फिलहाल इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप अपनी ऑरा को छिपा पाओगे। फिलहाल ये वन यहाँ पर दोनों हाथों को घुमाता है, एक ट्रांसफर एरे प्रकट होता है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल नहीं था। और ये बताता है कि ब्रदर जो इस ट्रांसफर एरे को हम 3 बार ही खोल पाएंगे, तो आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। और ली वन इसके अंदर प्रवेश करने लगता है और बोलता है कि अगर मेरी जिम्मेदारियाँ नहीं होती फैमिली के लिए तो ज़रूर मैं आपका साथ देता, और तो आप अपना ध्यान रखना। फिलहाल ये गायब हो जाता है। अब वांगली यहाँ पर बैठा था और सोचता है, ब्लड एंसेस्टर याओ जिक्सियो, मुझे पता है तुम दोनों के पास ब्लड सोल पिल्स है, तो इस बार मैं दाव तो खेलूंगा। मैं देखना चाहूँगा कि अगर स्पेस कोलैप्स हो तो क्या तुम दोनों रिकवर कर पाओगे। अब ये कुछ प्लान करता है, एक रेस्ट्रिक्शन बॉल निकालता है जिसके अंदर याओ जिक्सियो थी। अब ये याओ जिक्सियो से कोई प्रश्न पूछना नहीं चाहता था, तो इसे ये यहीं पे फेंक देता है और किसी पहाड़ में मानो रेस्ट्रिक्शन जाकर दब जाता है। इतना सब करने के बाद ये ट्रांसफर एरे में एंटर करता है और जाते जाते कहता है कि ब्लड एंसेस्टर, क्योंकि आप मेरी बात तो मानोगे नहीं, तो जैसा ली युवान ने कहा है कि मैं एक गॉड को किल करना चाहूँगा, अब मेरे पास वही ऑप्शन है। अब वांगलिंग जब बाहर निकलता है तो इसे एक फॉरेन लैंड दिखता है जहाँ पे थोड़ी बिजलियाँ भी कड़क रही थी। ये भी जगह थंडर सेलेस्टियल रियल्म के अंदर ही था। और वांगलिंग सोचता है कि यार ये ली युवान बहुत टैलेंटेड है। वांगलिंग बहुत कम ही किसी की तारीफ करता था, क्योंकि ली युवान का जो रेस्ट्रिक्शन नॉलेज था, स्पेसेस बनाना, ट्रांसफर एरेज बनाना, वो अलग लेवल पे था। फिलहाल ये यहाँ से आगे बढ़ता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बैग इसके पास था याओ जिक्सियो का, जिसे ये खोल नहीं पाता था। इसे भी ये छिपा देता है, कुछ और रेस्ट्रिक्शंस बनाता है और यहाँ से भी निकल जाता है। अब दूसरे फ्रेगमेंट पर, क्योंकि जब भी आप एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट जाओगे तो जो थंडर चेन्स होती हैं उन्हें पार करना पड़ता है, तो उसे ये पार करता है। एक लोकेशन ढूंढता है, वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन बनाता है। और इस दौरान ली युवान ने जो से टेक्निक दी थी उसकी मदद से अब ये अपनी ऑरा को छिपाने भी लगा था। पर ये जानता था ब्लड एंसेस्टर से छिपना ज़्यादा देर तक पॉसिबल नहीं है, तो जितना छिप सकूं उतना सही है। फिलहाल इसके पास जो ट्रांसफर एरे का क्रिस्टल था, ये अपने सेलेस्टियल गार्ड को पकड़ाता है और अपने ओरिजिन सोल का हल्का सा पावर अपने सेलेस्टियल गार्ड में भेजता है। वांगलिंग फिलहाल जमीन के अंदर था और ये सोचता है कि अगर इसके पास सेलेस्टियल गार्ड नहीं होता तो इसका छुपना और मुश्किल था। वांगलिंग पूरी प्लानिंग कर चुका था और ये सोचता है कि ब्लड एंसेस्टर अब तुम आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। पूरा ये तैयार था किलिंग इंटेंट के साथ, और एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट ये ट्रैवल करते रहता है। समय बीतता है, 5 महीने निकल जाते हैं, और इन समय में कोई इसको अगर परेशानी करता है तभी ये उसे छेड़ता था, नहीं तो ये अपना आराम से आगे निकलते रहता। खास करके ये जो पपेट था इसका, अब क्योंकि इसके अंदर इसका ओरिजिन सोल था, तो जो भी लोग इससे मिलते थे वो हैरान थे इसके फिजिकल बॉडी के पावर की वजह से। लेकिन ये जो पपेट इसका घूमता था, इसकी जो मेन बॉडी थी उसी के आसपास वाले फ्रेगमेंट्स पे ही घूमता था। तो बेसिकली ब्लड एंसेस्टर को ये खुद ढूंढ रहा था, उधर ब्लड एंसेस्टर इसे ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पर ब्लड एंसेस्टर को दिखाया जाता है, ये एक कदम में मानो काफी टेलीपोर्ट कर जाते थे, और चेन से इनके लिए कुछ था ही नहीं, उस पर आराम से निकल जाते थे आगे। इनकी एक ही कमजोरी थी, वो थी इनकी बेटी याओ जिक्सियो। इसके लिए तो ये हेवन से भी मानो फाइट कर ले। शायद अगर थर्ड स्टेप में और इनकी बेटी के बीच में चुनना हो तो अपनी बेटी को चुने। अगर जैसे ऑल सीर रहते तो वो थर्ड स्टेप में जाना पसंद करते। ये ऑल हेवन स्टार सिस्टम में कभी आते नहीं, क्योंकि इनके पिताजी ने कसम खाया था, बट अपनी बेटी के लिए ये आ चुके थे। कसम भी इन्होंने अपने पिता का एक तरह से झूठा करा दिया। पर ब्लड एंसेस्टर के दिमाग में भी एक क्वेश्चन था कि फादर, जब आपने कसम लिया था तो आपने मेरे पास ये ऑल हेवन स्टोन क्यों छोड़ा। फिलहाल ये आगे बढ़ रहे थे, अचानक से एक और फील करते और एक तरफ देखते कि वांगलिंग फाइनली ब्लड एंसेस्टर यहाँ से गायब हो जाते हैं, एक फ्रैगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जब तक कि ब्लड एंसेस्टर उस फ्रैगमेंट पे अपने कदम बढ़ा पाते
वांगलिंग काफी तेजी से आगे निकलता है, चेन्स की तरफ बढ़ता है। ये अपने डिवाइन सेंस को फैलाने वाला था, पर इस समय आसमान काला होने लगता है, बादल गरजने लगते हैं। जितने भी यहाँ पर फ्रैगमेंट्स थे, मानो सभी इस समय कंपन कर रहे थे। जो भी कल्टीवेटर्स थे, उन्हें ये तो फील हो ही जाता है। वांगलिंग इन्हें देखकर हंसता है कि तो आप फाइनली आ ही गए। अब इनका डिवाइन सेंस वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग की तरफ ये देख रहे थे, कुछ कहते नहीं, बट वांगलिंग समझ रहा था, भाई ये बंदा। इस दौरान एक पावरफुल फोर्स वांगलिंग की तरफ बढ़ रहा था। ये तुरंत ही कहता है, अगर आप मुझे मार दोगे, लेकिन अगर याओ जिक्सियो के पास ब्लड सोल पिल भी है, तो भी वो मारी जाएगी। बट जो ब्लड एंसेस्टर का अटैक था, फिंगर अटैक टाइप था, वो रुकता नहीं है। वांगलिंग के फोरहेड के ये 3 इंचेस करीब था। वांगलिंग इस दौरान खून की उल्टी करता है और कटी पतंग के समान काफी पीछे जाके गिरता है। ब्लड एंसेस्टर इसके करीब पहुंचते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें 3 शब्द ही बोलने का समय दूंगा, या 3 सेंटेंस बोल सकते हो। वांगलिंग की हड्डियां तो मानो अभी से टूट चुकी थी, जबकि ये इसकी बॉडी भी नहीं थी, सेलेस्टियल गार्ड की बॉडी थी। इसमें इसका ओरिजिन सोल था बस, बट फिर भी वो इंजर्ड था। वांगलिंग स्माइल करता है और कहता है, लगता है आप मुझे मार के अपने बेटे को मारना ही चाहते थे, बट आपने मारा नहीं मुझे। और वैसे भी इसके अंदर वांगलिंग का पूरा ओरिजिन सोल थोड़ी है, उसका एक हिस्सा था, तो वांगलिंग उधर रिकवर कर सकता था। अब ब्लड एंसेस्टर बोलते हैं, 2 सेंटेंस तुम्हारे पास। इन्हें भी पता था कि वांगलिंग कितना बड़ा धुरत है। जब डेमन स्पिरिट लैंड में इतना तबाही मचा सकता है ये बंदा, ऑल सीर से लेके कोई भी इसका कुछ नहीं कर पाया, तो कुछ तो बात है इस बंदे के अंदर। और ये समझ गए थे कि ये बस इस बंदे का क्लोन है, और जैसे ही मैं इस पर अटैक करूंगा, इसे मारूंगा, ये अपने दूसरे यानी मेन बॉडी से और सोल से मेरी बेटी को मार देगा। अब वांगलिंग इनसे बोलता है कि याओ जिक्सियो सेफ है, मैंने उसका एक बाल भी बाका नहीं किया। मैं आपको और आपकी बेटी को मिला दूंगा, लेकिन फिर आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि फ्यूचर में आप मुझे परेशान नहीं करोगे। ब्लड एंसेस्टर मान जाते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब वांगलिंग अपने मुंह के अंदर से, क्योंकि इसने वो क्रिस्टल निकल गया था ट्रांसफर एरे वाला, तो उसे निकालता है और ये बोलता है कि याओ जिक्सियो, इस ट्रांसफर एरे के थ्रू ही आप उसके पास जा पाओगे। ट्रांसफर एरे इनके पास फेंकने के बाद वांगलिंग यहाँ से निकलने लगता है, और वांगलिंग मन में सोचता है कि मैंने ब्लड एंसेस्टर को मौका दे दिया। अब अगर ये उसके बाद भी मेरे विरुद्ध गए, तो मुझे वही करना पड़ेगा। और अगर ये एरे में नहीं गए, मेरे तरफ बढ़े, तो फिर मैं समझ लूंगा कि जो इन्होंने प्रॉमिस किया है वो भी ये पूरा नहीं करेंगे, यानी अपनी बेटी मिलने के बाद मुझे मार ही देंगे। अब ब्लड एंसेस्टर ट्रांसफर एरे के अंदर अपने डिवाइन सेंस को भेजते हैं और फील कर लेते हैं कि याओ जिक्सियो सच में वहाँ पे है। पर ये ट्रांसफर एरे के अंदर जाते नहीं है, उसे कोलैप्स करवा देते हैं और वांगलिंग की तरफ देखते हैं कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तुमने मेरी बेटी को कई 100 सालों से ट्रैप करके रखा है, और मैं डाओ का कसम ऐसे ही खा लेता हूँ। वांगलिंग भाग रहा था और एक पावरफुल किलिंग हो रहा, अब ये फील करता है और ये कहता है कि ब्लड एंसेस्टर यही आपका मौका है, फिर मुझे बाद में ब्लेम मत करना। अब वांगलिंग थंडर चेन्स पे था और ब्लड एंसेस्टर के पावर से ये चेन में क्रैक्स आने लगते हैं और एक ब्लड ऑरा वांगलिंग को घेरने लगता है, और ये बोलते हैं रिफाइन। अब ये ब्लडी ऑरा सेलेस्टियल गार्ड के बॉडी के अंदर एंटर करता है और वांगलिंग का जो डिवाइन सेंस था उसे भी कवर करने लगता है। सेलेस्टियल गार्ड काफी पेन में था, मानो इसके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हो, लेकिन फिर भी सेलेस्टियल गार्ड काफी पावरफुल था, तो जो रिफाइनिंग हो रहा था उसे ये स्लो कर देता है। अब इस दौरान ब्लड एंसेस्टर वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी को भी ढूंढ लेते हैं। बेसिकली एक रेड नीडल बनाते हैं रेड लाइट से और वांगलिंग की तरफ बढ़ा देते हैं, जिसकी मदद से वांगलिंग का ओरिजिन सोल कोलैप्स कर जाएगा और ये हमेशा के लिए मारा जाएगा। अब इधर अंडरग्राउंड में जो वांगलिंग छिपा हुआ था वो आंखें खोलता है। ली युवान ने जो इसे रेस्ट्रिक्शन बॉल दिया था उसे ये निकालता है, इसे ये यूज करता है। स्टोरेज स्पेस अब कोलैप्स करने लगता है, अंडरग्राउंड से बाहर निकलता है। इधर वो जो निडल था इसका पीछा कर रहा था, और वांगलिंग बोलता है कि ब्लड एंसेस्टर, आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी का ओरिजिन सोल अगर वो स्पेस कोलैप्स करेगा तो वो जिंदा रह पाएगी? और ब्लड एंसेस्टर इस दौरान स्पेस में फ्लक्चुएशन फील करते हैं, क्योंकि क्रिस्टल इनके पास अभी भी था। अब पपेट को ये छोड़ देते हैं, जिसके अंदर वांगलिंग का डिवाइन सेंस भी था। एक पावरफुल फोर्स लगाते हैं ताकि एरे को स्टेबलाइज कर पाए। थर्ड टाइम अब ये ट्रांसफर एरे को खोलते हैं, क्योंकि एक बार वांगलिंग ने यूज किया था, दोबारा में इन्होंने कोलैप्स करवा दिया था, तिबारा में अब ये एंटर कर रहे थे। अब ब्लड एंसेस्टर तो 10,000 साल से कल्टीवेट कर रहे हैं, तो स्पेस को पहचान लेते हैं कि ये स्टोरेज स्पेस है किसी सेलेस्टियल का। इन्हें समझ में भी आ जाता है, और पहली बार इन्होंने डेथ फीलिंग को फील किया था लंबे समय बाद। इवन ऑल सीर के सामने भी ये इतने नहीं डरे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर सेलेस्टियल स्टोरेज डिस्ट्रॉय होगा तो जो भी उसके अंदर है वो भी खत्म है। अगर आप ब्लड सोल पील भी यूज कर रहे हो तो मुश्किल है। और ये सोचते हैं कि यार ये वांगलिंग, इसको स्टोरेज स्पेस कैसे मिल गया? इवन मेरे जैसा ऑल सीर जैसे लोगों को भी इतना नसीब नहीं मिलता है। मैं और वांगलिंग एक साथ नहीं रह सकते। इनके दिमाग में बस एक ही चीज आता है। अब अंदर ये एंटर कर चुके थे और अपनी बेटी की ऑरा फील करते हैं। वहीं पे पढ़ते हैं जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन बॉल था, जिसके अंदर याओ जिक्सियो थी।
फिलहाल ये उसे रिलीज नहीं करते क्योंकि इन्हें यहाँ से निकलना भी था। उधर वांगलिंग को वो रेड निडल पीछा कर रहा था। ब्लड एंसेस्टर इधर पागल जैसे दिख रहे थे, ट्रांसफर एरिया की तरफ बढ़ते, जिसे ये अपने डिवाइन सेंस से सॉलिड फॉर्म में कर देते ताकि वो कोलैप्स ना करे। इधर दो पहाड़ अब गिरने लगते और एक गुस्से में कहते कि वांगलिंग अगर मैं निकल गया तो तुम बचोगे तो नहीं, चाहे मुझे हेवन में जाना पड़े या हेल में, मैं तुम्हें ढूंढ के मारूंगा। स्टोरी यहीं